नमस्कार, मैं रीना सुपम। आज बिहार के चिकित्सकों के राग अनुराग की कुछ रोचक जानकारियां साझा कर रही हूं आपसे। चिकित्सकों की भी बड़ी अजब गजब दुनिया रही है, ख़ास तौर पर उन चिकित्सकों की जिन्हें शास्त्रीय रागों और तालों से लगाव रहा है। उनके इस राग अनुराग और छंद प्रेम ने पटना शहर के सांस्कृतिक इतिहास में कई रोचक घटनाएं जोड़ी हैं, जिसकी चर्चा चिकित्सकों से अधिक देश के कलाकारों के बीच होती रही है। वैसे तो पटना में आज भी कई ऐसे चिकित्सक हैं जो मानव मस्तिष्क और शरीर पर रागों तालों से होने वाले असर पर शोध कर रहे हैं। वे इन विषयों पर व्याख्यान भी देते हैं और लिखते भी हैं। लेकिन शहर में कुछ दशकों पहले ही कई ऐसे चिकित्सक भी रहे हैं जो केवल संगीत रसिक और शोधकर्ता ही नहीं, बल्कि वे स्वयं कलाकार भी थे। मरीजों का इलाज करने के साथ साथ वे राग संगीत का अभ्यास भी किया करते थे। बुजुर्गों का कहना है कि ये सभी अपनी विशिष्ट मेधा के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण हस्तियां थे ही, बल्कि उनके कई शिष्य उनकी चिकित्सा प्रणाली का लोहा आज भी मानते हैं। लेकिन कलाकारों की दुनिया में भी उनकी उतनी ही अहमियत रही। दरअसल इलाज और दवा सेवा के साथ साथ राग तालों की दुनिया को जो मजबूत सहारा उन्होंने दिया था, उसकी कमी कला और कलाकारों की दुनिया अभी तक महसूस कर रही है। 70-80 के दशकों में दिल्ली, कोलकाता और महाराष्ट्र के जो कलाकार बिहार आते रहे होंगे, वे पटना के डॉक्टर शिवनारायण सिंह से ज़रूर परिचित होंगे। डॉक्टर सिंह चिकित्सकों की दुनिया का एक बड़ा नाम थे, लेकिन कलाकारों के बीच भी उनकी अच्छी शोहरत थी। वे सितार बजाते थे और इसकी तालीम उन्होंने मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के भतीजे उस्ताद बहादुर खां साहब से ली थी। उस्ताद बहादुर खां साहब जब भी किसी कार्यक्रम के सिलसिले में कलकत्ता से पटना आते तो उनके प्रोग्राम की अगली शाम ही डॉक्टर साहब उनके पास अपना सितार लेकर पहुंच जाते। उन दिनों बहादुर खां साहब अपने कार्यक्रम के कई दिनों बाद तक पटना में रुक जाते थे। कभी शहर के किसी संगीत मर्मज्ञ के घर बैठकी हो जाती, तो कभी कोई संगीत सभा, या फिर कभी पटना के सब्जी बाग मोड़ स्थित बिरला मंदिर में देवताओं के सामने राग सेवा का आयोजन भी होता। और उन दिनों खां साहब होटल छोड़कर पटना निवासी अपने एक सितार वादक शिष्य, जो मगध विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनके कंकड़ बाग वाले घर पर ठहर जाया करते। यहाँ डॉक्टर साहब लगभग हर रोज़ ही अपने क्लिनिक से समय निकाल कर आ जाते और फिर घंटों सुबह शाम के रागों का विस्तार चरण सीखते रहते। शाम के समय अक्सर उनके क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी होती, लेकिन डॉक्टर साहब का सितार अभ्यास चल रहा होता था। इस वक्त कंपाउंडर कई बार आकर बाहर मरीजों की लंबी कतार के बारे में खबर दे जाता, लेकिन अभ्यास पूरा होने के पहले डॉक्टर साहब सितार से हाथ नहीं हटाया करते। उनसे करीब से जुड़े लोग बताते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब की फीस शहर के अन्य बहुत डॉक्टरों से बहुत कम थी। और वे दवाइयाँ भी बहुत कम लिखते थे, लेकिन सक्सेस रेट काफ़ी ऊंचा था। अतः मरीज भीड़ तो उमड़नी ही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने सभी मरीजों का खास ख्याल रखने वाले डॉक्टर साहब अपने सितार अभ्यास के प्रति भी उतने ही ईमानदार थे। इतना ही नहीं, पटना में हो रहे हर संगीत समारोह में वे शामिल होते। भले ही वहाँ पहुँचने में अक्सर देर हो जाया करती थी, बल्कि क्लिनिक में मरीजों को निपटाकर जब तक वे हॉल पहुँचते, अक्सर वहाँ बड़ी देर से कार्यक्रम चल रहा होता।
वो हॉल में पिछले दरवाजे से आते और चुपचाप पीछे किसी सीट पर आकर बैठ जाते थे। मंच पर कार्यक्रम चल रहा होता और जब वो समाप्त होता और आयोजकों की नज़र उन पर पड़ती तो उन्हें जिद कर आगे की पंक्ति में बिठाया जाता था। उन्होंने कभी किसी संगीतकार से इलाज के पैसे नहीं लिए थे। कलाकार बिहार के किसी भी कोने को हों, लेकिन इलाज के लिए वो बस डॉक्टर साहब के पास ही आते। और एक बार तो पेरिस की एक बांसुरी कलाकार फ्रांसुआ रोदेती भी उनके पास इलाज के लिए आ गई थीं। दरअसल रोदेती पेरिस के एक बैंकर की बेटी थीं और भारतीय संगीतकार से शादी की थी उन्होंने। उनके पति एक सरोद वादक थे जो मूल रूप से अविभाजित बिहार के झारखंड इलाके से थे। उनकी एक बेटी थी और उन दिनों रोदेती अपने ससुराल झारखंड के गांव में थी जब बच्ची मिट्टी के आंगन में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी कि एक कुत्ते ने काट लिया था उसे। तत्काल तो पास के शहर जाकर दवा ले ली गई थी, लेकिन पक्का इलाज के लिए वे पटना आ गई थी डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब को जब रोदेती के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने कहा, कभी आपकी बांसुरी सुनना चाहूँगा। बाद में पटना के कुछ संगीत प्रेमियों ने डॉक्टर शिवनारायण सिंह के सितार और फ्रांसुआ रोदेती के बांसुरी की जुगलबंदी कार्यक्रम की सोची थी, लेकिन ये हो नहीं सका। दरअसल रोदेती को निजी कारणवश पेरिस लौटना पड़ा था। डॉक्टर साहब के इसी संगीत साधना के कारण, इसी संगीत प्रेम के कारण आगे के वर्षों में बिहार संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष भी नामित किया गया था। ऐसे ही एक अन्य नेत्र चिकित्सक थे डॉक्टर शारदा प्रसाद, और वे भी अपने संगीत प्रेम के लिए भी बहुत ही चर्चित रहे थे। सरोद वादक उस्ताद बहादुर खां साहब से उनका विशेष लगाव था। एक बार पटना के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में खां साहब का एक सरोद वादन हो रहा था। सामने की पंक्ति में ही डॉक्टर शारदा प्रसाद भी बैठे थे। सरोद वादन अपने समापन की ओर बढ़ रहा था। तीव्र से अति तीव्र लय की ओर जब वादन चल रहा था, हॉल में बैठे श्रोताओं की धड़कनें तेज हो गई थीं। ऐसे में अचानक डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी से उठे और स्टेज की ओर बढ़ने लगे थे। लोग चौंके। मंच पर सरोद वादन में लीन उस्ताद बहादुर खां साहब का भी ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आंखें खोली तो सामने देखा डॉक्टर साहब धीरे धीरे मंच पर चढ़ रहे हैं। लोग हक्का बक्का थे, ये क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब जब बहादुर खां साहब के बिल्कुल ही करीब पहुंच गए तो खां साहब ने सरोद बजाना रोक दिया और डॉक्टर साहब को देखने लगे। उनका कुर्ता पसीने से इतर-पतर था और चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। सहसा डॉक्टर साहब ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और झुककर खां साहब के माथे पर छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछ दिया। ये सब बड़ी तेजी से हो गया था। खां साहब डॉक्टर साहब के इस स्नेह के आगे नतमस्तक थे और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। ऐसा ही था उनका लगाव इस सरोद वादक थे। और साथ ही डॉक्टर नवल बाबू के संगीत प्रेम ने तो कुछ और ही कमाल कर दिया था। वे बिहार के औरंगाबाद के एक रईस खानदान से थे। चिकित्सा उनका पेशा था, लेकिन हारमोनियम बजाना और ठुमरी गायन उनके जीवन की धुरी थी। अपने कॉलेज के दिनों में गया के ठुमरी गायकों और हारमोनियम वादकों के साथ नवल बाबू ने बहुत संगत की थी। उन दिनों गया ठुमरी गायकों का गढ़ था और शहर में कई नामी गिरामी हारमोनियम वादक जैसे सोनी बाबू, मुनेश्वर दयाल इत्यादि भी थे। सोनी बाबू ने हारमोनियम वादन की धमक ऐसी थी कि उन दिनों गया शहर का हर नौजवान हारमोनियम ही बजाना चाहता था और ठुमरियों की मुड़कियाँ तो आवाज़ में वैसे ही उतर आती थीं।
नवल बाबू भी ऐसे ही नौजवानों में थे। वे दरअसल थे तो औरंगाबाद के, लेकिन गया के हारमोनियम वादक मुनेश्वर दयाल जी से उनकी रिश्तेदारी थी, अतः उनका अधिक समय गया में ही बीता था। समय बीतने के साथ डॉक्टरी में उनकी व्यस्तता तो बढ़ी थी, लेकिन हारमोनियम और ठुमरियों ने हाथ नहीं छोड़ा था। पटना में जब नवल बाबू के बेटी की शादी तय हुई तो बड़ी एक रोचक घटना थी। समधियाने वालों ने राजेंद्र नगर के दिनकर सामुदायिक हॉल में जनवासा बनाया था। आजकल ये हॉल पटना नगर निगम के बांकीपुर अंचल का दफ्तर है, लेकिन उन दिनों वहाँ अक्सर शादियाँ होती थीं और नवल बाबू भी बेटे की शादी के समय पूरी बारात के साथ वहीं ठहरे थे। संयोगवश उनके एक रिश्तेदार भी उसी इलाके में थे। शादी की दोपहर वे अपने रिश्तेदार को बारात चलने का निमंत्रण देने गए तो बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि पास ही सरोद वादक और संगीत लेखक प्रोफेसर CL दास का घर है। उन्होंने अपने रिश्तेदार से प्रोफेसर दास का पता पूछा और वहाँ चले आए। उस दिन प्रोफेसर दास ने कॉलेज से लौटकर खाना खाया ही था और थोड़ी ही देर बाद सरोद रियाज की तैयारी में थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने हाफ शर्ट, गैरिस लगी पैंट, सर पर हैट लिए और हाथ में छड़ी लिए डॉक्टर नवल खड़े थे। उनसे पहले से परिचय तो था ही और उन्हें देखा तो पहचान भी गए। एक हल्की औपचारिकता के साथ बातचीत शुरू हुई और इस बीच डॉक्टर नवल की नज़र पड़ी प्रोफेसर दास के ड्राइंग रूम में रखे हारमोनियम पर। वे बोले, दास साहब, आपको एक ठुमरी सुनाना चाहता हूँ। उनका शरीर भारी था, अतः नीचे बैठना मुश्किल था। हारमोनियम सोफा के सामने एक टेबल पर रख दिया गया और उन्होंने गाना शुरू करने से पहले वो बोले, एक पान मिल जाता। तुरंत ही पान मंगाया गया और पान खाते ही जैसे नवल बाबू की ठुमरियों का पिटारा खुल गया। वे हारमोनियम बजाते और ठुमरियों पर बोल बनाव होता रहा। शाम ढलने लगी, बारात लगने का मुहूर्त आया और उनकी खुजाई हुई। किसी ने बताया कि वे प्रोफेसर दास के घर गए हैं, तो एक आदमी आ गया उन्हें बुलाने। उसे सामने देखा तो डॉक्टर साहब ने बाहर थोड़ी देर रुकने को कहा। ये बंदिश खत्म कर लेता हूँ, वे बोले। वो बड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर लौट गया। अब एक दूसरा व्यक्ति आया और नवल बाबू ने उसे भी थोड़ी देर रुकने को कहा और हारमोनियम बजाते रहे। अब तो प्रोफेसर दास को उनके परिवारजनों के बारे में सोचकर चिंता होने लगी थी, लेकिन उन्हें जाने के लिए भी नहीं कहा जा सकता था। इधर उन्होंने फिर पान खाने की इच्छा जाहिर की थी। वह भी आ गया। बारात निकलने का मुहूर्त निकला जा रहा था। इतनी ही देर में डॉक्टर साहब का छोटा बेटा वहाँ आ गया। अब रुकना मुश्किल था। प्रोफेसर दास ने कहा, डॉक्टर साहब, बेटे की शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जनवासा में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर नवल उठ खड़े हुए, बाहर बेटे को देखा तो बोले, बस अभी निकल ही रहा था, और दोनों रिक्शे पर बैठ हॉल की तरफ निकल गए थे।